नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में चुनावी जनसभा में कच्चातीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा, इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल में पार्टी के लिए मांगे वोट। राजनाथ सिंह ने यूपी में इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। जयराम रमेश ने नागालैंड में किया प्रचार। मुकुल वासनिक ने बीते 10 साल के कार्यकाल को बताया अंधकार काल। तेजस्वी यादव ने बिहार में कई रैलियां कर महागठबंधन के लिए मांगे वोट। डिंपल यादव ने चुनाव में जताई अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया तो बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना का किया वादा। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले दशक में बुनियादी ढांचे में मजबूती के चलते भारत का हुआ तेज गति से विकास। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें पूरी तरह निराधार। सभी वर्गों के लोग हैं खुश और संपन्न। संदेश खाली मामले की जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बढ़ाया जांच का दायरा। संदेश खाली के अन्य 2 मामलों की जांच भी करेगी सीबीआई। वहीं भूपति नगर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन। भाजपा ने कहा, नैतिक आधार पर न सही, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही केजरीवाल दें इस्तीफा। केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। और शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बुधवार को पीएम ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयंबटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा बताया। वहीं महाराष्ट्र की जनसभा में भी पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जनता के बीच उत्साह भरने वाली रही। उन्होंने जनता की नब्ज को भांपते हुए विकास और परिवारवाद के मुद्दों का उल्लेख किया, जिसका जवाब देने में इंडी गठबंधन के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पीएम ने 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले पहले चरण के मतदान में लोगों से भाजपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा प्रहार किया। आज जब मोदी 100% लाभार्थियों को 100% योजनाओं के लाभ की गारंटी देता है, तो यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म होता है, क्योंकि उसमें भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं बचती। उसमें जो हकदार है वो छूट नहीं जाता। 100% लोगों को उसका हक का जो लाभ है उसे पहुंचता है, और उसके कारण
भ्रष्टाचार की दुकान भी बंद हो जाती है। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयम्बटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। वेल्लोर की सभा में पीएम मोदी ने लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति न रखने और कई घोटालों में शामिल होने के लिए डीएमके पार्टी की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान कच्चातीवू द्वीप का भी जिक्र किया, जिसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर है। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चातीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने। मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी तब राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का नारा दिया और कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे। पीएम ने डीएमके पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, ऋषि कुमार और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दक्षिण के दुर्ग को भेदने में भाजपा जी जान से जुटी हुई है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पिछले 2 महीने में पीएम तमिलनाडु के 7 से भी अधिक दौरे कर चुके हैं। बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में जुटी हुई है। भाजपा का लक्ष्य देश के दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का है और इसी लक्ष्य के साथ पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। खासकर तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में वो 7 से भी अधिक दौरे इस राज्य का कर चुके हैं। बुधवार को भी पीएम तमिलनाडु में थे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तूफानी प्रचार अभियान पर निकले पीएम मोदी ने मंगलवार को चेन्नई में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसका जोरदार स्वागत हुआ और सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े होकर भाजपा और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। इनमें से भी कर्नाटक की 28 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर उसकी विजय हुई थी। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी सियासी जमीन पर पूरी तरह से पैठ नहीं जम पाई है। आज की तारीख में लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 303 है। बावजूद इसके लोकसभा में उसके पास तमिलनाडु से एक भी सदस्य नहीं है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। वहां भी बीजेपी को अपनी राजनीतिक पैठ बनानी है। इन इलाकों में पीएम ने पैठ बनाने के लिए विकास का मॉडल चुना है।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी दक्षिण के राज्यों में बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं ताकि बीजेपी का 370 और एनडीए के 400 पार के आंकड़े को हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने दिनाजपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ममता सरकार और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही अपना परिवार है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कुछ दलों को केवल अपने परिवारों की चिंता है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। अरुणाचल का भाग्य कमल के निशान के साथ, अरुणाचल का विकास पेमा खांडू के हाथों में और देश का विकास मोदी जी के हाथों में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी देश की जनता के लिए किया है, आज तक किसी ने भी देश की जनता के लिए उतना काम नहीं किया है। डंके की चोट पर मैं कहता हूं। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गया। यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला ही इनका मुख्य एजेंडा है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में क्लीन स्वीप करने के नारे के साथ प्रचार करते दिखाई दिए। उन्होंने अल्मोड़ा और रामनगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है। उनके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं। 10 वर्षों में पिछले एक भी देश के अंदर घोटाला नहीं हुआ है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामना नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरी पारदर्शिता के साथ मोदी जी ने देश के अंदर सरकार चलाने का काम किया है। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कांदीवाली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जीत का दावा किया। वहीं संबलपुर में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुचिंडा में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। इसके अलावा तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने तरनाका में रोड शो किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। चुनावों की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।
चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिसने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोहिमा में कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरिन जमीर के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अंधकार और अन्याय से भरा हुआ बताया। सेक्शन इन आवर मैनिफेस्टो on senior citizens, persons with disabilities and LGBTQIA positive, and what we have said in para 11 is after wide consultation Congress will bring a law to recognize civil unions. भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भी इलाके में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए युवा, गरीब और बेरोजगार हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं कि इस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने थेनी में पार्टी उम्मीदवार थंगा तमिल सेल्वन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मणिक्कम टैगोर ने मदुरै में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों से जुड़ा है और लोग कांग्रेस के न्याय पत्र पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको ने भी पालाकराई में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे और इन्हीं सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। घोषणा पत्र में मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद को तत्काल भरने का वादा किया है। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा। घोषणा पत्र में पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। और इस सबके बीच बीजेपी ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों की, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वहीं बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कौशाम्बी से बीजेपी ने विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय तो वहीं इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल, चंडीगढ़ से संजय टंडन पर भाजपा ने भरोसा जताया है। और वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुट ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में शरद पवार ने 2 नामों का ऐलान किया है। सातारा सीट से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र और भाजपा की चुनावी गतिविधियों को दिखाने के लिए भाजपा ने विदेशी पार्टियों के नेताओं को भी यहां आमंत्रित किया है।
पार्टी की योजना इन विदेशी नेताओं को भाजपा के चुनावी गतिविधियों से रूबरू कराना है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विदेशी राजनीतिक दलों के द्वारा भाजपा के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक नई पहल करने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा कई देशों की राजनीतिक पार्टियों को भारत बुलाकर यहां कैसे चुनाव होता है और किस तरह से बीजेपी प्रचार अभियान चलाती है, उसको दिखाने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने कई देशों के राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनको भारत आने का निमंत्रण दिया है। जिन देशों में निमंत्रण दिया है उनमें यूरोपियन देश, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस समेत कई देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत आने की सहमति जता दी है। हर एक भारतीय का महत्व क्या है, कितना जरूरी है एक आम इंसान, और किस तरह से हमारे लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा विशाल लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, किस तरह से और कितने असरदार और साफ सुथरे ढंग से इसका संचालन करता है। हम बुला रहे हैं लोगों को, विदेश के लोगों को, उनकी पार्टियों को, अलग अलग सियासी पार्टियों को, कि आप देखिए आकर कितना शानदार और उम्दा तरीके से और एफिशिएंट तरीके से और मॉडर्न तरीके से संचालन होता है और कितने फ्री और फेयर हमारे चुनाव होते हैं। हम लोगों ने 25 देश के पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि आप आइए और आके हमारा वो देखिए कि हमारा कैंपेन क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए कि भाजपा ने क्या किया है, एक पन्ना प्रमुख से लेकर टॉप लीडर तक कैसे काम करते हैं। पूरा 15 कंट्री ने बोला कि हम आएंगे, उसमें से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, तंजानिया और मॉरिशस, इन लोगों को तुरंत हुआ एक इन्फॉर्मेशन कि भाई हम लोग आएंगे देखने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया इसके लिए, 3rd और 4th फेज में लोगों को बुलाया है यहाँ पे कि आप आइए और आके देखिए हम लोग की तैयारी। गौरतलब है कि भाजपा को जानो कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, जिसमें वे विदेशी राजनयिकों को भाजपा कार्यालय बुलाकर पार्टी गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हैं। तो वहीं अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी पहल की है। दुनिया के कई देशों को भारतीय लोकतंत्र के उत्सव का साक्षी बनाएगी भाजपा ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों और नेपाल समेत इन देशों की करीब 2 दर्जन पार्टियों को भारत आकर लोकसभा चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट और द सोशल डेमोक्रेट, अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जैसी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को भारत के लोकतंत्र का उत्सव देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में शामिल 5 दलों को बुलावा भेजा गया है। जानकारों की माने तो भारत में किस तरह से चुनाव होता है उसको जानने के लिए विदेश की कई पॉलिटिकल पार्टियां इच्छुक हैं। ऐसे में पहली बार कई विदेशी पार्टियों को भारत में कैसे चुनाव होता है वो दिखाने का काम भाजपा करेगी। भाजपा किस तरह से प्रचार करती है उसको दिखाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक 13 राजनीतिक दलों से कन्फर्मेशन आया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। इन देशों में यूरोपियन देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, इजराइल, तंजानिया के राजनीतिक दल शामिल हैं। कुछ और देशों की तरफ से भी जल्द जवाब आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां तीसरे और चौथे चरण के मतदान के समय भारत आएंगी। पार्टियों के साथ आने वाले डेलीगेशन को 3 या 4 लोकसभाओं में घुमाया जाएगा और भाजपा का कैंपेन दिखाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री की रैलियों में भी ले जाने का कार्यक्रम है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैगजीन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर बेबाक जवाब दिए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई प्रमुख आर्थिक प्रगति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरण संबंधी चिंताओं, राम मंदिर और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवालों समेत कई मामलों में बातचीत की है। आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। जहां विश्व में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है, वहीं भारत में हमारी सरकार की लोकप्रियता और समर्थन बढ़ रहा है। वहीं लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। यह केवल इसलिए नहीं कि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारे जीन में है।
मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव की गति तेज हो गई है। हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पेरिस सम्मेलन में की गई जलवायु प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। चीन से प्रतिस्पर्धा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राजनीति और वैश्विक आर्थिक विकास इंजन के रूप में भारत उन लोगों के लिए एक स्वाभाविक पसंद है। भारत उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना चाहते हैं। देश में अल्पसंख्यकों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर जो विचार रखते हैं उसे भारत के अल्पसंख्यक भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वे मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन या फिर पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक हों, भारत में खुशी से रह रहे हैं और संपन्न भी हो रहे हैं। हमारी सरकार समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम का नाम हमारी राष्ट्रीय चेतना पर अंकित है। उनके जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की एक रूपरेखा तय की है। 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे दैवीय आशीर्वाद के रूप में देखता हूं कि मैं 1.4 अरब भारतीयों के प्रतिनिधित्व के रूप में अभिषेक समारोह का अनुभव कर सका। बहुत छोटे छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रेजुएटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका दिया है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। फिर अगले ही दिन 10 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके वकीलों से हफ्ते में कम से कम 5 बार मुलाकात करने की मांग की गई थी।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की डगर आसान नहीं दिख रही है। केजरीवाल ने बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत रिहाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और केजरीवाल को कानून और राजनीति में फर्क भी समझा दिया। इसके बाद रिहाई के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मिलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने वकील से मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को सलाखों के पीछे से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है और लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, पीड़ा होती है ये देखकर कि दिल्ली की जनता अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके केजरीवाल जी और पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया, वोट लिए। आज जनता शराब घोटाले वालों के कारण त्रस्त है, क्योंकि विकास पे ग्रहण लगा हुआ है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। नैतिकता बची नहीं है, ना आम आदमी पार्टी बची है, ना केजरीवाल बची है। अभी तक समझ नहीं आया कि इतना प्रदर्शन देखकर भी उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार नहीं रही है। भ्रष्ट सरकार अभी तक भी वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आज तक के इतिहास में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री रहते हुए त्याग जेल में गया हो। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और कल इसके बाद कहने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये जो आवाज है जनता की, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो सख्त रवैया है वो अपनाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की डिमांड कर रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरों में आपको दिख सकता है कि कितना हुजूम यहाँ पर जुड़ा है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। भाजपा ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। बहरहाल अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस सबके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। साल 2020 में राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली के पटेल नगर से विधायक बने थे। इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता जरूर बदल गए। मैं राजनीति में जब आया था जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में दलित विधायकों या पार्षदों का कोई सम्मान नहीं होता है। दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं दी जाती है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
और वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यही वजह है कि उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता व मंत्री ने इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार में लिप्तता की पोल को खोल दिया। पूरी की पूरी पार्टी एक नक्सिस माफिया की तरह उग्राही करती है और उस उग्राही से किस तरह गोवा के चुनाव में पैसा खर्च करती है यह अब स्पष्ट हो चुका है। और आज का यह इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय भी यही है, हमारा जो विशेष है वो यही है कि केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा है। 24 घंटे के भीतर 2 झटके लगे हैं। कल अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था और आज उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार केजरीवाल सरकार को झटके लगते जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार को एक और झटका, हमारा आज का विशेष। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे मेहमान अकील खान जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अकील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अकील जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। और जिस तरह से राजकुमार आनंद ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें कही कि जो पार्टी एक तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने के वादे और कस्में खाकर आई थी सत्ता में, आज वो आकंठ डूबी हुई है और मैं उसका हिस्सा और आगे बने हुए नहीं रहना चाहता हूं, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूब चुकी है, उसमें घुस चुकी है, फंस चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो ये फैक्ट सामने लाना चाहूँगा कि इस्तीफे के 2 घंटे पहले आनंद जी ने ये बात कही थी कि मैं स्केर्ड हूँ, मैं भयभीत हो चुका हूँ क्योंकि बीजेपी वाले मुझे डरा धमका रहे हैं। ये 2 घंटे पहले बात उन्होंने की इस्तीफे के। और दूसरी बात ये जो आपने देखा हुआ उन्होंने जो पढ़कर सुनाया, मतलब वो स्क्रिप्ट बीजेपी की थी, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहे थे कि 10 साल में जो बदलने के लिए आई थी वो बदली नहीं। अरे जनाब, आपको 10 साल हो गए और आप मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर। 10 साल में जो पूरे देश के अंदर जो बदलाव आया है, पूरी राजनीति बदल दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, और आपको आज पता चल रहा है कि वो राजनीति बदली नहीं है। यही तो सवाल ये बहुत बड़ा यही सवाल है। आखिर उनको क्या ऐसा हुआ कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है? और राजनेता तो बदल गए, राजनीति बदलने को लेकर चले थे, लेकिन राजनेता खुद बदल गए। 10 साल से वो क्या कर रहे थे? आंखें मुझको सो रहे थे क्या? और मिनिस्टर थे वो आम आदमी पार्टी के अंदर। और तीसरी बात जो उन्होंने बोली कि दलित का कोई पोजीशन पे नहीं थे। अरे आप भी तो दलित थे, आपको तो बनाया गया था मिनिस्टर और आपने खुद रिजाइन किया। आप ये बताइए कि ये जो जिस तरीके से बीजेपी भयभीत कर रही है सब लोगों को, ये भयंकर झूठे प्रधानमंत्री हो गए भारतीय झूठ पार्टी के, और जिन्होंने इस तरह से भयभीत करने की कोशिश की पूरे। आप बताइए, आप बोलते हैं 400 पार, इस अब की बार 400 पार, अब की बार समुद्र पार हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको अपना आत्मविश्वास ही नहीं है। दूसरी पार्टी के लोगों को भयभीत कर करके अपनी पार्टी में ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ये तो इतना हमारे देश के इतिहास में पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इतना भयभीत हो सकता है कि अगर मुझे पार्टी मुझे सत्ता नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और इनका खुद का इंटरनल सर्वे बोलता है सर कि 200 के अंदर इनका स्कोर है, 200 के अंदर ये जीत नहीं रहे, ये इनकी सरकार जा रही है और इसी वजह से भयभीत है। आज तक कोई भी पार्टी हिस्ट्री में इतनी भयभीत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इतना भ्रष्टाचार कर रखा है उन्होंने। शुरू से देख लीजिए आप कितना भ्रष्टाचार है। सबसे पहले जो 12 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ किया बॉडी कैपिटल का, उसके बाद सारी चीजें आप सब सिलसिलेवार देखिए। आज की डेट में आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री जेल में हैं और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपके आम आदमी पार्टी के मंत्री ने यही कह के इस्तीफा दिया कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। आपको हमने
वक्त दिया। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं जो कि अरे क्या बात कर रहे हैं, वो उनकी बात सुनिए ना, वो क्या बोल रहे हैं, पढ़ के सुना रहे हैं इसकी बीजेपी की। उनके पास कुछ नहीं, 10 साल का उनके पास कुछ है ही नहीं। होगा आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 10 साल में क्या किया। एक जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका ये फर्ज बनता है कि वो बताए कि 10 साल में हमने ये काम किया, लेकिन वो तो कह रही है, सरकार कह रही है 2047 में हम करेंगे। अरे आज की डेट में आप तो नीले पूरा सामाजिक आर्थिक राष्ट्र पूरा देश जो राजनीतिक तौर पे भ्रष्ट कर चुके हैं बीजेपी सरकार, और मोदी जी उसके चीफ हैं, तो उसको तो आप कुछ गिरा नहीं रहे। और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 55 करोड़ जो लिया है, उसका ट्रेल आ गया है शराब घोटाले के अंदर, और उसका प्रूफ हो चुका है। उसको मतलब ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी है, मैंने आपको वक्त दिया, दे दिया, लेकिन पूरी बात धनंजय जी अब अपनी बात पूरी कीजिए। ये कह रहे हैं कि डराकर धमकाकर और बाकी एजेंसियों का सहारा लेकर जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी है वो बीजेपी की स्क्रिप्ट है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कहते हैं ना कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब केजरीवाल का नाम सुनते हैं लोग। एक तो सत्ता का नशा, उस पर शराब का नशा। एक नशा तो सत्ता का अपने, उसके ऊपर कॉकटेल। ये कॉकटेल ने दिल्ली के को कबाड़ा करके रख दिया है। इसका स्वराज से शराब तक का सफर मस्त करके दिल्ली को जिस तरह से बर्बाद किया है, और राजनीति को जिस तरह से जो परिवर्तन की राजनीति करने आए थे वो परिवर्तन के कैसे भीतर है। और भारत के इतिहास में पहली बार है कि तिहाड़ जेल में बैठ करके कुर्सी से कितना मोह होगा। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल का जो किरदार है तो किराएदार जैसा है, कभी कुछ कभी कुछ। केजरीवाल के आप 2 स्टेटमेंट उठा लीजिए और दोनों में अगर कंट्राडिक्शन नहीं तो आप जो कहिए सो। नशा का एनेक्सस ने आपको नकारा बना दिया है, यह कारोबार आपको जेल तक ले गया। मसाज करने वाले को आप मिनिस्टर जेल में मसाज कराता रहा, आपका विधायक राशन कार्ड बनवाता रहा, कितने आपके पाप गिनाए। अरे आपके पाप, बाप रे बाप, दिल्ली का त्राहिमाम कर रही है। केजरीवाल की कोख से दलित वंचित का बेटा कोई शिक्षा पाए, ये केजरीवाल की सोच में कभी नहीं रहा। बाबा साहब के नाम पर वंचितों को बेकार और बेबस बनाया। केजरीवाल एक डीप स्टेट का मोहरा है, भारत को बदनाम करने वाली षड्यंत्रकारी शक्तियों के साथ केजरीवाल है। और ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अब तो स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। ये कोर्ट ने भी कह दिया है और उनके सामाजिक कल्याण मंत्री भी बता रहे हैं। दूसरी बात अमित सिंह जी, दूसरी बात में जवाब दे देता हूं। हम कह रहे हैं 400 पार, हमने किसको मना किया है कहने के लिए कि तुम कहो 500 पार? हमने किसको मना किया है? लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हें देश की जनता पर भरोसा ही नहीं है। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत नहीं, हाथ सरदारी नहीं आती। हम देश की जनता के साथ जिस मजबूती के साथ खड़े हैं और इस देश की जनता के कदमों में सर झुकाकर कह रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे करते रह जाओगे, झुनझुना बजाते रह जाओगे। हम 400 पार जाएंगे, अगर हिम्मत है तो कह दो कि हम 40 पार जाएंगे। अरे तुम 30 सीट नहीं लड़ रहे हो, 20 सीट नहीं लड़ रहे हो। हम देश के कोने कोने में, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, इस देश के चुनावी चेतक पर जब महाराणा समान मोदी स्वयं विराजमान है तो 400 का आंकड़ा भी कोई चीज नहीं। ठीक है धनंजय जी, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। एक प्रतिक्रिया अखिल साहब, जैसा कि कह रहे हैं, और आपने कहा कि कल तो कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया, आप तो पढ़े होंगे इन सारी चीजों को, कहा कि ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये सीएम हैं, ये मुख्य साजिश करता है, किंगपिन उन्होंने कहा। ये नहीं बोला सर, नहीं आप उसको देखिए, उसमें कहा कि ये मुख्य साजिश करता है। जी नहीं, बताइए क्या क्या हाईकोर्ट प्रूफ। देखिए सबसे बड़ी बात जो हुई है ना उस हाई कोर्ट के अंदर, सबसे बड़ी बात हुई कि जो ट्रेल है 55 करोड़ का, वो संज्ञान में ले लिया है कोर्ट ने। वो संज्ञान में लेकर के एक ही प्रूफ है अभी तक का, एक ही प्रूफ है, आज तक एक भी प्रूफ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोल दिया एक भी प्रूफ नहीं आपके पास है। 2 मिनट में आप ये बताइए, ये सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अभी तक ट्रायल स्टार्ट क्यों नहीं की? अगर आपके पास प्रूफ है तो वो जेल में भेजते थे, पूरा पक्का आपका हो जाता प्रूफ कि हाँ भाई हम सही है। आपने अभी तक एक भी ट्रायल क्यों नहीं शुरू की? आप बताइए, 2 साल हो गए हैं, आपके पास एक भी प्रूफ नहीं आया। मतलब अभी तक आप सिर्फ जो है मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। इस पे भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, आप जो सिर्फ नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन के टाइम में ईडी को यूज करके इलेक्शन का कैंपेन नहीं करना देना चाह रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर को और बाकी आम आदमी पार्टी को और दूसरे लोगों को भी। आप फिर दोनों को मिक्स कर रहे हैं, आप दोनों को फिर मिक्स कर रहे हैं। कल हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल दहलीज पर इस पूरे मामले को ले जाने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल गलत और सरासर गलत कदम है। देखिए, अरविंद जी ने गिरफ्तारी के अगेंस्ट में नहीं किया था कोई भी प्रोटेस्ट, उन्होंने योग इसकी लॉजिक के ऊपर के मतलब ये जो बात कर रहे हैं की बात को आप अवहेलना कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो उनका लॉजिक सही नहीं है ईडी का। और ये ईडी जो है सिर्फ ये देखते हैं ना कि शो मी योर फेस, शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल, ये बीजेपी कर रही है। आप बताइए, इतने बड़े बड़े प्रूफ आ चुके हैं, मैं बोल रहा हूं चले कर रहा हूं, इस प्रूफ के अगर ईडी सच्ची है ना, ये जो ट्रेल आया 55 करोड़ का, नड्डा जी शुड बी अरेस्टेड एंड ही मस्ट रिजाइन। ये मामला भी हाई कोर्ट में है। नहीं दिस इज कम प्रूफ। अभी तक कौन इस प्रकार से गैर जिम्मेवार टिप्पणी हो रही है। मैं बीच में आक्षेप नहीं कर रहा, इस तरह के गैर जिम्मेदार बात हो रही है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के विरोध में। देखिए, टेलीविजन या अखबार में हम लोगों को एक चीज की जिंदगी में हिदायत रही है कि कोर्ट के मामले में आपको टू दी पॉइंट रहना है, बाएं दाएं नहीं जाना है। जितने, अब आप एक मिनट, जितनी बातें अकील खान कह रहे हैं, सारे सवाल कोर्ट में उठे हैं और कोर्ट ने एक एक बिंदु का उत्तर दिया है और सारे बातों को नकारा है। 55 करोड़ का क्या किया ये देखो के बारे में? नहीं, मैं बीच में सुनो अकील साहब आपको बीच में नहीं ऐसे नहीं। आप अगर महान इसका जवाब अगर महान बता दीजिए, मैं आपके जवाब के लिए नहीं हूं यार, मैं तो मैं अपनी, चूंकि आप इतना गैर जिम्मेवार तरीके से कह रहे हो कि बीजेपी का अध्यक्ष अरेस्ट हो जाए, फलाना हो जाए, कुछ भी टेलीविजन पर बोलना है, तो मैं उनमें नहीं हूं। नहीं, इसलिए हम किस लिए बैठे हैं? आपको सपोर्ट करने के लिए। पहली बात ऐसा है कि देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ है, ये शराब घोटाले के बाद से आम आदमी पार्टी के अंदर जो हलचल मची हुई है, जो पार्टी की नींव हिल रही है, उसका एक जो है सतह पर उभरा हुआ एक संकट है, एकदम सतह पहली घटना ये हो रही है। देखिए, अभी तक उम्मीदें थी कि अरविंद केजरीवाल सबको बचा लेंगे। संजय सिंह जी के निकलने के बाद एक उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन कल जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सबूत देखने के बाद यह लगता है, साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल ने 3 तरह के अपराध किए थे। आम आदमी पार्टी के आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में शराब की नीति बनाने में भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में गलत तरीके से पैसे लेना और फिर उसको चुनाव के लिए भेजना, और इस साजिश में केजरीवाल शामिल थे। वो ये भी कह रहा है कि ये पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है, इसके प्रमाण है, क्योंकि उसके केवल एक उम्मीदवार के भी बयान है, और साथ ही साथ जो हवाला डीलर्स जो पैसे ले गए हैं 45 करोड़, उनके बयान है, उनके नाम है। तो इसके बाद क्या हुआ? असल में ये जो इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में पैसे लेके और आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट कर यह साबित हो गया, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग को खत्म करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाना पड़ेगा। तो ये जब भाव पार्टी के अंदर फैला है, अगर ये बातें अगर फैलती है तो लोगों में पार्टी के अंदर हलचल पैदा हुई है कि अब पार्टी बचेगी कैसे। ठीक है, बिल्कुल। और जो गड़बड़ नहीं होता है उस पर बीजेपी का दबाव काम नहीं करता है। अगर मैं ईमानदार हूं तो कोई दबाव से हमको इस्तीफा दिलवा देगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल समय नहीं अखिल जी, बिल्कुल समय नहीं अखिल जी। सबके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात कर लीजिए ना। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर डिबेट होगा तो बातचीत होगी। अपने आप को बता रहे हैं कि हम बहुत ही सत्यवादी हैं, तो आप बताइए। जेल जाकर के चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। बिल्कुल समय नहीं है। धनंजय गिरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अवधेश जी, आप तीनों मेहमानों का समय की बिल्कुल कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले
मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए। बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और आपको याद ही होगा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। संदेश खाली में ED के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच भी CBI द्वारा ही की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में CBI की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बेंच ने निर्देश दिया कि अब से संदेश खाली के अन्य 2 आरोपों की जांच भी CBI करे। ये 2 आरोप जमीन हड़पने और लैंड यूज में बदलाव हैं। 2 मई तक CBI को प्राथमिक रिपोर्ट जमा करनी है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में ममता बनर्जी पर संदेश खाली जैसे शर्मनाक घटना पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। उधर ममता सरकार के इशारों पर काम कर रही पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बंगाल पुलिस बनाम NIA के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस NIA अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी और इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। भाजपा नेता तरुण चुग ने संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि CBI जांच में संदेश खाली में अत्याचार को संरक्षण देने वाली सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं आज के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। पर मैं हैरान हूं कि जो लोग ह्यूमन राइट्स का परचम लेकर घूमा करते थे, महिला उत्पीड़न के लिए बड़े बड़े लेख लिखते थे,
वो लोग आज चुप क्यों हैं? कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि मानवाधिकार की बात करने वाले प्रियंका वाड्रा आज चुप क्यों हैं? प्रियंका वाड्रा बताएं कि अपराधियों को संरक्षण देना क्या कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य, दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कच्चातीवू द्वीप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता इस मुद्दे को बकवास करार देते हुए दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को बकवास करार देने पर भाजपा ने पलटवार किया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल साइट एक्स पर संदेश लिखकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा की है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान से इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को बकवास करार दिया। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कच्चातीवू द्वीप पर रहता कौन है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर संदेश लिखकर कांग्रेस पार्टी की मनोदशा की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। जिस तरह नेहरू ने चीन द्वारा अक्साई चीन छीनने को सही ठहराया था, उसी तरह दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस द्वारा श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप दान करने को यह कहकर सही ठहराया है कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी, बिना सिर पैर की। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से देश से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि तमिलनाडु के चुनाव में कच्चातीवू द्वीप कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी के तमिलनाडु दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी और डीएमके का उनका रोल कच्चातीवू आइलैंड भारत से सौंपने में, श्रीलंका को उस समय के सीलोन को सौंपने में उनके रोल के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने सारी जानकारी उजागर की। देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है। तमिलनाडु के चुनाव में बार बार हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक मुद्दा बनाएं। ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि देशहित और देश से जुड़े सरोकारों पर ऐसे बेतुके और गैर जिम्मेदारान बयान कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कच्चातीवू द्वीप को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर देशवासियों को मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को और फैलाए। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट